गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। चलिए गाइज, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। बड़ा ही बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का। इनफैक्ट फिजिक्स में स्टार्ट ही लोग यहीं से करते हैं। और गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट यहां से नहीं किया है अभी तक। हम लोगों ने सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स किया है और साथ साथ गाइज हमने उसी का एक और पार्ट होता है जिसे हम लोगों ने बोला था वेक्टर एंड स्केलर्स। तो गाइज हमने उसको भी डिस्कस किया है। तो बेसिकली गाइज अभी तक जो हमने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ा है। और गाइज ये फिजिक्स को समझने के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके बगैर गाइज आप फिजिक्स समझ ही नहीं पाओगे। बिलीव मी, कभी आप फिजिक्स नहीं समझ पाओगे बिना वेक्टर और कैलकुलस के। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। डिफिकल्टी वाइज गाइज इसका कोई डिफिकल्टी लेवल ही नहीं है। लो से भी नीचे रख सकते हो, कुछ भी खास नहीं है इसमें। जस्ट छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, उसे आप समझे। और फिजिक्स में जस्ट एंट्री हम लोग ले रहे हैं गाइज, उसकी आपको थोड़ी बहुत फील भी आ जाएगी। ठीक है, मैं सब कुछ आपको फील करवाऊंगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो गाइज इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैक जाना चाहिए हमें। 9th क्लास में चले जाते हैं। तो गाइज अगर 9th क्लास आपने पढ़े हैं अच्छे से, तो वहां पे यूनिट्स वर्ड की चर्चा होती है। आपने बहुत सारे क्वांटिटीज के यूनिट पढ़े हैं। आपने डायमेंशन तो आपने नहीं पढ़ा होगा, बट यूनिट तो आपने जरूर पढ़ा है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर पढ़ा होगा, राइट। और जैसे वर्क होता है या फिर कहीं एनर्जी होती है, उसकी यूनिट आपने जूल जरूर पढ़ा होगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन भी आपने पढ़ा है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें गाइज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। भले आपको डायरेक्ट एहसास नहीं हो इस चीज का, बट आपने पढ़ा है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। बट गाइज यूनिट और डायमेंशन पे डायरेक्ट आने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में करेंगे। क्योंकि यूनिट हम किसका लिखेंगे, डायमेंशन किसकी होगी। तो इसको समझने के लिए गाइज फिजिक्स में हमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइज हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में हम लोग अपने क्लास डिस्कशन के लिए पीक्यू लिखा करेंगे, क्योंकि बड़ा वर्ड है ये, इतना बड़ा वर्ड यूज नहीं करते हम लोग। पीक्यू पीक्यू मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ये हम लोग का शॉर्ट फॉर्म है, होता नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में गाइज डिस्कस करेंगे। तो गाइज फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये चीज क्या है। आपने पढ़ा तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये एक्चुअल क्या है गाइज। गाइज अच्छे से समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटी देखा जाए तो फिजिक्स में पढ़ी जाने वाली ऐसी क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी लॉज आती है गाइज, तो वो एक्सप्लेन कैसे होती है। अगर न्यूटन के सेकंड लॉ की मैं बात करूं, तो वहां से एक मैथमेटिकल फॉर्म आता है, अगर आपको अच्छे से याद है, F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज फोर्स। गाइज इसमें 3 क्वांटिटीज हैं, F, M और A। आपको याद होगा उसमें 3 क्वांटिटीज हैं, F है, M है एंड ये तीनों क्वांटिटीज है गाइज। मैं आपसे बोलूं कि फोर्स के बारे में किसी को कोई नॉलेज ना हो, मास के बारे में कोई नॉलेज ना हो और एक्सेलरेशन के बारे में कोई नॉलेज ना हो, तो क्या न्यूटन के सेकंड लॉ को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से? कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपके पास कोई ऐसा टर्म ही नहीं है जिसके टर्म्स में आप उन चीजों को एक्सप्लेन कर सके। इनफैक्ट फिजिक्स में गाइज जो भी कुछ आपके सामने, आपके अगल बगल में जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, उसे हम अपने फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अगर एयर फ्लो कर रही है इस साइड से, तो वहां पे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोल रहे होते हैं कि पक्का ये लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो रही है। प्रेशर वर्ड यूज कर रहे हैं ना, और उधर पक्का हाई प्रेशर जोन रहा होगा, तभी तो हवा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज को अगर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं तो चीजों को। ठीक है। अब लाइट हमें बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम बोलते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब इंटेंसिटी वर्ड आया, तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। यानी फिजिक्स में जो कुछ भी होता है ना गाइज, फिजिक्स में जो कुछ भी लॉज दिए जाते हैं, उन सारे चीजों को हम किसके टर्म्स में, किसके हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एंड दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है गाइज, तो बहुत ही छोटी चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी। सो क्या लिख सकते हो, दोज क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ विच the laws of physics can be explained, right?
और गाइज ये सारे के सारे क्वांटिटीज क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं। हाँ? फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, राइट। इन सब को हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू की है। कहीं इंटेंसिटी की बात अपन कर रहे हैं तो कितनी इंटेंसिटी है, राइट। कहीं पे धक्का लग रहा है, फोर्स लग रहा है, राइट, तो कितना फोर्स है ये भी अपन पता कर सकते हैं। किसी में मास है तो कितनी मास है अपन ये भी पता कर सकते हैं। तो ये सब के सब क्या होता है गाइस, मेजरेबल होते हैं, सबको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज है भाई फिजिकल क्वांटिटी। अब गाइस आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर फिजिकल क्वांटिटी का एक दो एग्जांपल आप बताओ, तो वो तो आपको कुछ पता ही है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। स्टार्ट ही करते हैं गाइस धक्के से, क्योंकि आपको धक्का लगना जरूरी है गाइस। सो दिस इज द फोर्स। फिर उसके बाद गाइस लेंथ भी आपको पता होगा, टाइम पता होगा, मास है, प्रेशर है गाइस, जो भी बोलते चले जाओ सारा का सारा चीज गाइस फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी लिख जाओ सबका सब फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है गाइस। एंगल भी लिख दो, ठीक है, एंगल भी फिजिकल क्वांटिटीज है गाइस, राइट। अब के जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा है अभी तक और जो हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब तक आप नई नई चीज़ों से मुलाकात होती रहेगी आपको नई नई फिजिकल क्वांटिटी से मुलाकात होती ही रहेगी। तो गाइस जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, वो 3 कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है। आइदर मतलब 3 में से कोई भी कैटेगरी में वो आ सकते हैं। एक को बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल कह सकते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक को बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल वालों से ही मिलके बनी है। और गाइज कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो एक्चुअली इन दोनों से अलग है, वो है ना, बेसिक वाले से भी अलग है और डिराइव्ड वालों से भी अलग है। डिराइव्ड वाला तो खैर बेसिक वालों से ही बना है, मतलब यूं कह सकते हो बेसिक वाले से वो अलग है, ठीक है। वो मैथमेटिक्स से उठा के उससे लाया गया है, एंड दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल एक्चुअली प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है गाइस डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी, या इसे हम लोग फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। दूसरे को गाइस हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो इन्हीं फंडामेंटल वालों से बनी होती है। और तीसरी जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है गाइस, सप्लीमेंट्री। अब बेस क्या है, तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होती है एक अदर से, मतलब एक दूसरे से। मतलब यूं कह सकते हो कि मतलब ये दूसरे के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मास को आप लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, लेंथ को मास के टर्म में नहीं कर सकते हो, मास को आप टाइम के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, मतलब हर एक दूसरे को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो लिख सकते हो कि दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो इनकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इनकी संख्या गाइज फिक्स्ड है, इनकी संख्या 7 है। आप सब लोगों को होपफुली आपको पता भी होगा, मास, लेंथ, टाइम, 3 तो बेसिक है, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद गाइज इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस को लास्ट में जोड़ा गया था। उसके पहले हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात कर लें। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो गाइज थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको है ही, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दूं। मास के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल बताना नहीं है। कंटेंट, किसी भी चीज़ की कितनी कंटेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं, मास से डिनोट करते हैं। लेंथ तो आपको पता ही है, लेंथ
उसमें कुछ खास है नहीं गाइज। टाइम, इसके बारे में कुछ बताना नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट भी आपको पता ही है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात हो रही होती है, उसके रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो सब पढ़ेंगे डिटेल में आगे 10+2 में पढ़ेंगे। और टेम्परेचर तो यही पढ़ना है गाइज। टेम्परेचर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि कितना कोई चीज़ ठंडा है और कितना कोई चीज़ गर्म है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को हम लोग मेजर करते हैं किसके टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में। एंड दिस इज व्हाट गाइज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी शायद आपके लिए नया होगा गाइज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करी थी कि कोई बल्ब हमें कितना ज्यादा रोशनी दे रही है गाइज, ठीक है। इसको हम किसके टर्म में डिस्कस करते हैं गाइज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के टर्म में करते हैं। मतलब किसी भी बल्ब की, किसी भी रोशनी देने वाली चीजों को वो कितनी ज्यादा रोशनी दे रही है, ठीक है, उसकी चमक कितनी ज्यादा है, उसको डिनोट करने के लिए कौन सी क्वांटिटी है गाइज, दिस। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी गाइज सब्सटेंस के अमाउंट के बारे में बताता है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा ही स्पेशल तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये संख्या के टर्म में भी हो सकता है, मास के टर्म में भी हो सकता है और वॉल्यूम के टर्म में भी हो सकता है। जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो गाइज ज्यादा डिटेल इसके बारे में समझेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत फील होनी चाहिए कि हर चीज क्या है। मास आपको पता है, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह फील है। बस आपको एक ही नया लग रहा होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी गाइज ये किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होती है, जो लाइट आपको प्रोवाइड कर रही होती है, उसके इंटेंसिटी को चेक करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इन्हीं में से किसी 2 को, 3 को, राइट, या एक को ही कई एक बार मल्टीप्लाई करके या कुछ और तरीके से कुछ बना करके नई नई क्वांटिटी बनाई जाती है, एंड दैट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये सब किससे बने होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं बेस वालों से बने होते हैं। तो लिख सकते हो कि दिस फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूं, जैसे कि एरिया के बारे में बात करें तो एरिया, अगर मैं किसी भी एरिया की बात करूं तो कहीं ना कहीं एरिया 2 लेंथ टाइप के चीजों से बनी है। अगर मैं एक रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो आप बोलोगे ना सर ये तो L इंटू बी है। बहुत अच्छा, तो L इंटू बी है, सही है, बट ये है तो ये लेंथ ही है, तो ये लेंथ ही एक प्रकार का, तो कहीं ना कहीं एक इसका यूज हुआ है गाइज, लेंथ वाले का इसमें यूज हुआ है, राइट ना। इस तरह से और भी चीजों को लिख सकते हो। जैसे वॉल्यूम की बात करो तो LBH, क्यूबॉइड की मैं बात करूं तो, क्यूब की मैं बात करूं, ठीक है, तो L क्यूब, 3 बार L को यूज किया हमने। खैर अभी और भी चीजें हैं कई, जैसे मैं आपको बताऊं स्पीड, ठीक है। स्पीड को आप बोलते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। नॉर्मल से फॉर्मूला तो यही होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अभी ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं इस पे, सब पढ़ना है हमें। तो कहीं अगर स्पीड की मैं बात करूं तो डिस्टेंस किसका यूज करके बना है, जरा देखो तो लेंथ का, और टाइम ऑब्वियसली, तो 2 क्वांटिटी का यूज होकर बन गया ना ये। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली गाइज अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन का, राइट, तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो गाइज यहां पे होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस इज टाइम टेकन। अभी फॉर्मूला बस ऐसे ही लिख दे रहा हूं, इस पर ज्यादा डिटेंशन नहीं लगाना है कि सर ये क्या क्या आप लिख रहे हो। बस चेंज इन वेलोसिटी गाइस लिखेंगे तो वेलोसिटी में कहीं ना कहीं लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है। तो चलो ऊपर लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है और नीचे भी टाइम है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन इनडायरेक्टली ही सही किस पे डिपेंड कर रहा है गाइस, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पर। यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये फंडामेंटल वालों पर डिपेंड कर रहा है। ये क्लियर है, मतलब फंडामेंटल वालों से ही बनी है। अगर मैं फोर्स की ही बात कर लूं गाइज, अगर मैं फोर्स की बात कर लूं तो आप बोलोगे कि सर फोर्स का अगर न्यूटन के सेकंड लॉ से फॉर्मूला लिखे तो इस पे डिपेंड कर रही है, राइट, मास पे डिपेंड कर रही है और एरिया नहीं है सर, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। तो कहीं मास की बात करें तो मास तो भाई यहाँ पे फंडामेंटल में से हो गया, और एक्सेलरेशन अभी मैंने प्रूव ही कर दिया कि इनडायरेक्टली ये कहाँ पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डिपेंड कर रही है और टाइम पर। तो देखा जाए तो फोर्स भी किस पे डिपेंड कर गई, फंडामेंटल वालों पर डिपेंड कर गई, मास पे डिपेंड कर गई, लेंथ पे डिपेंड कर गई और टाइम पर। सो होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। बहुत ही सीधी बात मैं बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी ट्विस्ट नहीं है। तो ये साफ क्लियर है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो जो चीजें बनती हैं उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है गाइज। एंड इन सब के अलावा गाइज कुछ और क्वांटिटी है जो हमें यूज पड़ता है फिजिक्स में, और उसे हम लोग बोलते हैं गाइज एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल करेंगे, थोड़ी सी डिटेल गाइज। इसके बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, लेकिन एंगल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है गाइज।
तो हमें पढ़नी है एंगल एंड सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब अलग से, मतलब आप मेन खाना खाते हो ना, फिर भी उससे अगर आपको पूरे विटामिन नहीं मिल रहे हैं तो साइड से कुछ खाना खाते हो ना, सप्लीमेंट्री फूड कहते हो उसे, जस्ट वही है गाइज। इनसे पूरा का पूरा काम नहीं चल पाता तो दो अलग से लाया गया, एंड दैट इज एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल। तो गाइज पहले आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को एक बार कॉपी कर लीजिए, और एक बार मैं जल्दी से रिकैप करता हूं मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको गाइज बताया कि फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन पढ़ने से पहले यूनिट और डायमेंशन किसका लिखेंगे ये जानना बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले समझना चाहिए हमें फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनके हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आपके डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें होती है गाइज, अगर उनको मुझे एक्सप्लेन करना है, अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है तो हमें कुछ टूल्स चाहिए होगा, हमें कुछ क्वांटिटी चाहिए होगा ताकि मैं उन चीज़ों को कह पाऊँ आपको, ठीक है, या समझा पाऊँ। उसके बगैर हम बोल नहीं पाएंगे। तो इन सब क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, बेसिकली होती तो 2 ही टाइप की है, लेकिन तीसरा को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज बेस, सेकंड वन इज डिराइव्ड एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री, दैट इज बाहर से लाई गई है वो। अब गाइस बेस फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं तो ये 7 होते हैं, संख्या आपको पता है 7, और कौन कौन है वो मैंने आपको बता रखा है। डिराइव्ड इन्हीं सबसे बना हुआ है, ये भी मैंने आपको फील करवाया, एरिया को भी फील करवाया, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह सबको फील करवाया। इनफैक्ट जो भी होते हैं सबको आपको फील करना है आगे चल के डायमेंशंस में। उसके बाद गए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको बताया कि 2 बाहर से लाई गई, दैट इज एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या होता है एंगल, ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट मैं आज पूरा का पूरा मैथमेटिकल आइडिया दूंगा ये क्या है, और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा। ठीक है गाइस, तो पहले आप इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को पहले एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी गाइज हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया है, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है। अब गाइज फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जब एक बार फिजिकल क्वांटिटी गाइज पढ़ लेते हैं तभी उसका हम लोग यूनिट लिख पाएंगे या फिर डायमेंशन लिख पाएंगे। तो गाइज अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या है, सबसे पहले तो हेडिंग छोटा सा लगाएंगे। ये यूनिट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब गाइज इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ी सी पहले फील करते हैं तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला 4 एक नंबर है, राइट, मैंने एक 4 नंबर दिया। अब ये 4 नंबर क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है, मतलब 4, मैं बोला 4, मैं आपसे बोल दूं कि 4 लाओ, ठीक है, तो 4 का क्या मतलब होता है गाइज, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। 4 क्या है, 4 बॉल भी हो सकते हैं, 4 मीटर कुछ 4 मीटर कपड़े भी हो सकते हैं, 4 सेकंड टाइम भी हो सकता है। 4 अगर कहीं भी कुछ बोला जा रहा है 4, ठीक है, तो 4 क्या इशारा कर रहा है, जब तक हमें कुछ पता ना चले इसके बारे में, इसके आगे कुछ जो क्वांटिटी लगाते हैं जब तक वो हमें पता ना चले तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे उस 4 को, यानी 4 बहुत कुछ सिग्निफाई नहीं कर पाएगा। तो गाइज यूनिट यहीं से आपको समझ में आने लगेंगी। यूनिट एक ऐसी चोजन स्टैंडर्ड है, अब चोजन वर्ड पे भी आएंगे और स्टैंडर्ड पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन फिलहाल अपन डायरेक्ट लिखते हैं पहले कि यूनिट एक ऐसा चोजन स्टैंडर्ड है जो किसी नंबर के इन फ्रंट में हम यूज करते हैं तो उस नंबर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब वो क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो पहले तो लिखते हैं इट इज अ चोजन स्टैंडर्ड which when applied in front of a number then it gives complete information regarding that number. रिगार्डिंग दैट नंबर। ठीक है, मतलब यहां पे 2 वर्ड आ रहा है, चोजन स्टैंडर्ड, राइट। चोजन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो गाइस ऐसा है कि यूनिट एक ऐसा चोजन, मतलब
कहीं ना कहीं सिलेक्शन किया हुआ है और सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है, उसको लोगों ने फॉलो किया हुआ है। तो गाइज जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देना है तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा गाइज। सपोज कीजिए कि इस पेन के लेंथ को, ये जो मेरा पेन है जो अभी लेंथ दिख रहा है, चलिए मैंने इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड मान लिया तो हमने चूज ही तो किया। अभी मैं चाहूं तो इसके लेंथ को थोड़ा कम कर देता हूं, लो कम कर दिया, ये कम हो गया। अभी मैं थोड़ा इसके लेंथ को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। तो मैंने कोई एक लेंथ ले लिया गाइज। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको फील कराता हूं तो यूनिट के बारे में ज़्यादा फील आएगी। तो गाइज हमने बस इसको स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, ना इससे कब कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा, और इसका कुछ नेम कर लिया, कुछ भी नेम रख लो, इसका नाम रख लिया ए, कैपिटल ए मान। तो जब भी गाइज अभी हम लोग 10 मिनट तक जो भी बहस करेंगे, मैं कैपिटल ए जब भी बोलूंगा, इसका मतलब है कि ये वाली पेन और इसकी जो लंबाई आपको जितनी दिख रही है, हमें जो दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड हमने मान लिया। कैपिटल ए इज स्टैंडर्ड एंड कैपिटल इज व्हाट, दिस इज द लेंथ इक्वल टू दिस। क्लियर है? तो गाइज वो चूजन का मतलब हमने इसको जस्ट चूज किया है और स्टैंडर्ड हम मान के चल रहे हैं, मतलब इसे हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सब लोगों को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड का तो यही मतलब होता है ना कि एक्सेप्टेबल बाय मोस्ट ओवर द पर्सन। जितने भी लोग हैं वो सब लोग उसको क्या करें, फॉलो करें, सबके लिए वो चीजें सेम ही होनी चाहिए, तो भी तो स्टैंडर्ड है वो। तो गाइस ये चूजन स्टैंडर्ड मैंने एक किया है अभी, जस्ट ए, कैपिटल ए एक यूनिट अभी हमने बनाया है, ठीक है, और इस लेंथ को हमने ए नाम दिया है। क्लियर है गाइज? अब मैं बोलूं कि यहां से लेकर के यहां तक ये कितनी लंबाई है, कैपिटल ए के टर्म में हमारा यूनिट बन चुका है, हमने अभी अभी चूज किया है और इसको स्टैंडर्डाइज भी किया है गाइज, स्टैंडर्ड मानना है आप सब लोगों को। मैं बोलूं कि यहां से लेकर के यहां तक की कितनी लेंथ है, तो आप बोलोगे सर ऐसे करते हैं इसको, बिल्कुल ऐसे मेजर करते हैं फटाफट। ये ऐसे किया, ये रहा, बस गाइज मैं रैंडम कर रहा हूं, मैं उतना एग्जैक्ट नहीं हूं, सपोज करो कि यहां तक आ गया। ऐसे ऐसे कितनी बार आया गाइज, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे कि यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो हो गई 6 आई है ना गाइज, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 कैपिटल ए। तो गाइज ये जो ए दिख रहा है ना, क्या ए कुछ खास है? बोलोगे हाँ सर, ए के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिल्कुल ए क्या है वो कुछ खास है, वो हमें और आप लोगों को पता है कि ये कैपिटल ए क्या है। अब ये ए जो दिख रही है ना गाइज, ये कहीं ना कहीं चूजन थी और कोई ना कोई स्टैंडर्ड है, ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गाइज यूनिट। दिस ए इज द यूनिट। फील आई? अब कोई बोलेगा कि नहीं सर, मैं तो भाई अपने इस वाले लेंथ को, हम लोग अपने जानती हुई इंडियन स्टाइल में इसको भी लेंथ का यूनिट मान लेते हैं जनरली अपने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, हालांकि स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं। अब कोई बोलेगा सर स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड क्यों नहीं है सर? चूजन तो है, हम लोग तो चूज कर ही रहे होते हैं, सब लोगों ने चूज कर रखा है। स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है गाइज क्योंकि ये जो लेंथ है मेरे हैंड से कुछ और हो जाएगी और आपके हैंड से कुछ और हो जाएगी, ठीक है, और एक छोटे से बच्चे के हैंड से कुछ और हो जाएगी, कम ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड कभी मान नहीं सकता, ठीक है गाइज। तो अगर कोई स्टैंडर्ड करनी है गाइज तो वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। हर समय यानी हर टेम्परेचर पर, हर प्रेशर पर, हर कंट्री के लिए, ठीक है, आकाश पाताल सब जगह वो चीजें बदलनी नहीं चाहिए, ठीक। तो ये चीजें दिमाग में रखी जाती है। अगर वो बदलती है बेगाइज, अगर वो बदलती भी है तो साइंटिस्ट लोगों के पास अकल है उतना, वो लोग दिमाग लगा लेते हैं कि चलो भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोग इसको ऐसा मानेंगे, ठीक है। जब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर तुम ऑस्ट्रेलिया में रहो, इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं भी अगर वो मेंटेन करोगे तो वो चीजें फिक्स्ड ही होगी, ठीक है गाइज। और कभी भी मेजर करनी हो उन चीज़ों को तो उतने टेम्परेचर को मेंटेन करो और फिर मेजर कर लो, क्योंकि वो उतने टेम्परेचर पर अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हर जगह वो चीज़ें सेम ही रह रही है। तो स्टैंडर्ड का ये मतलब होता है गाइज, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको बातें मेरी समझ में आ रही है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है। चूजन का तो मतलब समझ ही रहे हो कि चूज किया जाता है वो अलग अलग चीज़ों से लेकर के, ठीक है। सो होपफुली गाइज यूनिट आपका क्लियर हो गया होगा, यूनिट क्या चीज़ है। अब गाइज इसको थोड़ा सा और हम लोग अपने इंडियन स्टाइल में आए तो गाइज जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स चूजन है, स्टैंडर्ड भी है, और गाइज बहुत लोकल यूनिट्स भी यूज होते हैं और कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट भी यूज होते हैं। अगर मैं लोकल यूनिट की बात करूं तो हम लोग के यहाँ पे
जमीन का जो मेजरमेंट होता है, लैंड का जो मेजरमेंट होता है, आपने देखे होंगे कि बहुत तरह का मेजरमेंट है। फीट में भी होता है, मीटर्स में भी होते हैं, गज में भी होते हैं, ठीक है, और कट्ठा वगैरह में भी होता है गाइज, बिघा में भी होता है। तो अलग अलग जो लोकल प्लेसेस हैं गाइज, वहां पे वो जो वर्ड है ना थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती है। तो हालांकि ये स्टैंडर्ड भी है गाइज, चोजन भी है, यूज भी बहुत सारे लोगों के द्वारा होता है, हालांकि ये चीजें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की भी अपनी एक लिमिटेशन लोग बना रखा है। कुछ अपने कंट्री तक सीमित होती है, कुछ अपने स्टेट तक सीमित होती है, कुछ अपने कंटिनेंट तक होती है। तो अलग अलग चीज़ें गाइज अलग अलग जगहों पर लिमिटेड होती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि गाइज आपका अब कहीं से भी कोई डाउट होगा यूनिट में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर मैं 1 या फिर 10 सेंटीमीटर बोलता हूं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बोलता हूं, तो ये एक जो सेंटीमीटर है वो कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड, कुछ ना कुछ ऐसा पैरामीटर होगा जिसको माना गया होगा कि 1 सेंटीमीटर है। बिल्कुल गाइज, अगर मैं कहीं लिखता हूं 10 मीटर लिखता हूं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा फील करने के लिए, 1 मीटर। तो ये एक स्टैंडर्ड है गाइज, ये क्या बता रहा है? स्टैंडर्ड है गाइज। इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा फील कराने के लिए लिखता हूं 6 × 1a, और 1a का मतलब आपको पता था अभी, या वाली शायद ये वाली थी 1a, ये वाली थी 1a। तो गाइज ये आपको पता है कि अगर कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो वैसे केस में हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। हम किस स्टैंडर्ड में चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं गाइज? अगर इसी लेंथ को देखा जाए, तो लेंथ एग्जैक्टली वही है, लेकिन अगर यूनिट बदलेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। मतलब ये जो लिखने का जो डेटा है वो बदल जाएगा। मान लीजिए किसी बंदे ने इसको स्टैंडर्ड बना लिया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरा जो ये इस अंगुली से इस अंगुली तक का जो डिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड बना लिया हम लोगों ने। तो चलिए उस स्टैंडर्ड के टर्म में अगर लेंथ को मेजर करेंगे तो वो कुछ अलग आ जाएगा। देखो जरा, 1 2 3 एंड दिस इज 4 एंड समथिंग, 4 ही मान लेते हैं चलो। तो गाइज अगर मैं अपने स्टैंडर्ड के टर्म में करूं और उसको नाम दे दिया मैंने b, तो क्या ये 4 पॉइंट कुछ मान लीजिए 2 ही आया थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये b हो गया? क्या आप ऐसा बोलोगे 4.2 × 1b, यानी 1b की जो लेंथ होगी उसमें 4.2 टाइम्स होगी। मतलब वो जो 1b होगी कितनी बार इन्वॉल्व होगी? 4.2 टाइम्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ मेजर हो जाएगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या 6a की वैल्यू और 4.2b की वैल्यू क्या अलग अलग है? बोलोगे नहीं सर दोनों तो एक ही है। क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा स्टैंडर्ड बदला तो चीजें बदल गई। ये ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं बोलूं कि 100 सेंटीमीटर मेरे पास है और कोई बोल देता है कि नहीं मेरे पास तो 1 ही मीटर है, क्या दोनों वही है कि अलग अलग है? वही है। एक ने यूनिट कुछ अलग चूज किया, एक ने कुछ अलग यूनिट चूज किया, लेकिन चीजें दोनों की क्या है? सेम ही है। तो ये चीजें समझनी है गाइस यूनिट में। होपफुली मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब चीजें तो हमने लोकली एक्सेप्ट किया है, अभी क्लासेस में हमने बनाया और यूज किया, भले स्टैंडर्ड हो या ना हो वो अलग बात है। अब ये जो मीटर सेंटीमीटर ये सब चीजें कहां से आ गई? ठीक है गाइज, ये सारी चीजें गाइज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया का बहुत कम ही यूनिट या ना के बराबर यूनिट एक्सेप्टेड है गाइज, ठीक है। ये जितने भी हैं वो सब कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज वगैरह के यूनिट्स हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो खैर वो अलग इशू है गाइज, वो अलग इशू है। वो तो एक हिस्टोरिकल चीजें होती है कि किसे हमें एक्सेप्ट करना है, किसे हमें रिजेक्ट करना है, और जो लोग जिस क्षेत्र में आगे होते हैं हमेशा उन्हीं की बातें आगे चल रही होती है। तो इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। तो गाइज मुझे नहीं लगता है कि अब आपका कहीं कोई डाउट रहा होगा यूनिट में। तो यूनिट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने आपको 4 कहीं पे लिखा और ये मीटर लिख दिया, राइट, समझिए अच्छे से, तो गाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। और ये जो 1 मीटर है कितनी बार इन्वॉल्व है इस किसी L के मेजरमेंट में? 4 टाइम्स इन्वॉल्व है। सो दिस इज गोइंग टू बी यूनिट एंड दिस इज गोइंग टू बी नंबर। इसको बोलते हैं नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इससे तो आपको पता हो गया ना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को गाइस अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल 2 चीजों की, एक तो यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, क्योंकि बिना यूनिट का आप कैसे मेजर करोगे? कितनी टाइम्स वो आ रही है वो यूनिट, वो आपको पता नहीं चल पाएगा। सो पहले तो आपको यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, और यूनिट जब डिसाइड कर लोगे तो फिर मेजरमेंट करोगे तो उसके पीछे की क्वांटिटी इन्वॉल्व पक्का मिलेगी।
ठीक है, हमेशा इंटीजर ही आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो गाइज यूनिट तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अगर गाइज मैंने सेंटीमीटर इधर ले लिया इसी क्वांटिटी को मेजर करने में, तो आपको पता है कि वो 100 टाइम्स होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे गाइज ये न्यूमेरिकल वैल्यू n हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी इसको u बोल सकते हैं, इसको n बोल सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लिखते हैं तो केवल न्यूमेरिकल डेटा से क्या उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो रही है क्या गाइज? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। अब सोचो कि मैंने तुम्हें बोला कि 4 मैंने तुम्हें दिया, अब 4 क्या दिया? अब मैं आपसे बोलूं कि थोड़ी देर के लिए मैंने आपको 4 कपड़ा दिया, कपड़ा क्लॉथ दिया। अब यहां बड़ा मुश्किल है कि 4 उसके पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस दिया, या 4 मीटर दिया, 4 गज दिया, 4 किलोमीटर मैंने दे दिया, क्या दिया भाई? ये चीज बड़ा जरूरी है जानना। सो गाइस जब तक यूनिट ना हो तब तक उस नंबर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? सो दिस इज द यूनिट। क्लियर है गाइज? दिस इज यूनिट। अब गाइज बात तो समझते हैं ऐसे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं उसको मेजरमेंट करके, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं लिख रहा हूं PQ ही लिखता हूं या कुछ भी, तो गाइज उसके 2 पार्ट्स डेफिनेटली होते हैं। एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है? एक उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, दूसरा यूनिट, समझेंगे अच्छे से। और ये भी क्लियर है गाइज, ये उसकी मेजरमेंट है। फिजिकल क्वांटिटी है जरूर, बट उसकी वो मेजरमेंट है गाइज। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप x y z कुछ भी लिख सकते हैं। तो x मैंने लिख लिया, चलो n × u। अब एक चीज़ और मेरे को बताइए गाइज, क्या यूनिट कम होगी? क्या यूनिट कम होगी तो क्या n बढ़ जाएगा? बोलोगे हाँ सर, ऑब्वियसली। अभी देखे हो कि मेरा ये वाला जो पोजीशन था गाइज, ये वाला थोड़ा बड़ा था यूनिट, मतलब एक सिंगल पीस को जितना मैंने मेजर करना था वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। तो जो पूरी लेंथ आई है मात्र 4.2 ही तो आई है। और अगर मैंने इस पेन को यूज किया गाइज तो वो थोड़ी सी क्या थी, इससे थोड़ी सी कम थी। देखो इससे थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से ज़्यादा बार आ गई है, 6 बार आ गई है। यही बात मैं समझा रहा हूं आपको कि जैसे जैसे u घटती है n क्या होती है, बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। u अगर बढ़ती है तो n घटेगी, उल्टा। तो साफ क्लियर है कि जैसे जैसे u बढ़ेगी ऑफ कोर्स n घटेगी, एंड जैसे जैसे u घटेगी वैसे वैसे n बढ़ेगी। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी नहीं बदलेगा गाइस। क्या 4.2 × b एंड 6 × a, क्या ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है गाइस? तो एक सिंगल क्वांटिटी को अगर सिंगल किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो वो कभी बदलने वाला नहीं है आपके यूनिट बदलने से, एग्रीगेट चीजें वही रहती हैं। तो साफ क्लियर है यहां से गाइस, कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां से कि n × u हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड रहेगी। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, n × u हमेशा फिक्स्ड रहेगी, n बढ़ेगी तो u घटेगा। अब एग्जाम्पल से भी चाहो तो इसको फिट कर सकते हो। छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, चलो जैसे मैंने ले लिया 10 किलोमीटर ले लिया, तो देखते चले जाना। अब देखना गाइज, 10 को मैंने 10,000 कर लिया और मीटर कर लिया, क्या यूनिट छोटा हो गया तो नंबर बढ़ा? बोलोगे हाँ सर। और करते हैं, 1 0 और बढ़ा लेते हैं, है ना, या फिर 2 0 और बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा फील आएगी आपको। सेंटीमीटर, ठीक है गाइज, आप देख रहे हो 4 बार और 2 और, तो ये सेंटीमीटर और छोटा हो गया। और अगर 10 और बढ़ा लिया हमने, 3 1 4 2 6 और 1 7, तो ये मिलीमीटर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो गाइज, बहुत ही आसानी से देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैंने यूनिट को छोटा करते चला गया वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती चली गई है, बढ़ती चली गई है, बढ़ती चली गई है। ठीक है, एक खास बात सब जगह देख रहे हो कि n1 है इसकी और इसकी यूनिट कुछ और है, इसकी n1 2 है और इसकी u2 है। यानी जो भी है गाइज, जो भी चीज़ें हैं सब जो भी आ जाए, लेकिन सबके सब क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू रख रही है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए यूनिट में। क्लियर है? चलिए गाइज, पहले आप इस छोटी सी चीज़ को कॉपी कीजिए और इस पे एक पॉसिबल ग्राफ भी हो सकती है गाइज, n × u = कांस्टेंट। ठीक है, चाहो तो मैं यहीं पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। कभी कभी पूछा गया है छोटे मोटे एग्जामिनेशन में, हालांकि कुछ खास चीज़ है नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और गाइज अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स कर रखा है, कर ही रखा है ऑब्वियसली,
तो उसमें n इंटू यू इक्वल्स कॉन्स्टेंट, यानी आपने पढ़ा था, याद करें वहां पे मैंने आपको डिटेल बताया था कि y टाइम्स ऑफ x इक्वल्स कॉन्स्टेंट, या y इज कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई x, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। गाइज मैं हर तरीके से आपको बता रखा था, याद होगा। तो गाइज यहां पे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, दिख रहा है ना, बिकॉज n देखो यहां ध्यान से कि यहां देखो n बराबर कांस्टेंट बाई u है ना, तो n इंटू यू, n इक्वल्स कांस्टेंट बाई u, मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। बहुत ही सीधी सी चीज है। तो इनवर्सली का ग्राफ कैसे होता है? जस्ट लाइक दिस, बहुत ही सिंपल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट और कर दिया जाए तो आप बेवकूफ मत बन जाना, वो जनरली लोग करते हैं। गाइज अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, n इक्वल्स कांस्टेंट 1 बाई यू है। अगर मैं गाइज यहाँ 1 बाई यू ले लूँ, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे 1 बाई यू ले लूँ, ठीक है, तो n अभी प्रोपोर्शनल है ना 1 बाई यू के, डायरेक्टली बोल सकते हैं ना 1 बाई यू को एक पैकेज में रख लिया, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, याद होगा मैंने बता रखा था a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो स्ट्रेट लाइन होगी ना। पूरे 1 बाई यू को मैंने लिया गाइज, ध्यान रहे, मैंने u को नहीं लिया, u को तो यहाँ लिया, 1 बाई यू डायरेक्टली, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो स्ट्रेट लाइन होती है। तो n और 1 बाई यू के बीच ग्राफ होगी स्ट्रेट लाइन, और n और u के बीच होगी कैसे? जस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। होपफुली मेरी बातें आप समझ रहे हैं, कॉपी कीजिए इसको। तो गाइज आपका अभी यूनिट क्लियर हो गया, आपने यूनिट में समझा कि यूनिट लोकल भी हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल की भी हो सकती है। गाइज ऐसा है कि हमारे कंट्री में दोनों तरह की यूनिट्स यूज होती हैं, उसी तरीके से अदर कंट्रीज में भी गाइज दोनों तरह की यूनिट्स यूज होती हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ यूनिट्स है, उनके अपने लोकल यूनिट्स है, वो इंटरनेशनल लेवल में एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे अगर सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का पार्ट नहीं है गाइज, फिर भी हम और आप उसको यूज करते हैं। फीट की बात करें, पाउंड की बात करें, तो ये सब काफ़ी हम लोग अच्छे से यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, बट ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। तो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें समझते हैं गाइज, जो आपको बहुत फील कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि यूनिट का डिसीजन कौन करता है, ठीक है गाइज। ये एक सवाल होता है कि आखिर ये यूनिट का डिसीजन कौन कर लेता है, कोई एक सिंगल साइंटिस्ट या एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या कोई इंस्टीट्यूशन। तो गाइज एक इंस्टीट्यूशन पहले के ज़माने में बनी थी, उसके पीछे की मैं आपको डिफ़िकल्टी भी थोड़ा फील कराता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत थ्योरेटिकल है, तो इसको आपको समझना चाहिए। तो गाइज ऐसा होता था कि पहले जो स्कॉलर्स थे, पहले जो फिलोसफर थे, जो आज के डेट में उनको फिजिसिस्ट हम लोग बोलते हैं, तो गाइज जो पहले के जो फिजिसिस्ट थे, कुछ भी रिसर्च करते थे तो नेचुरली वो अपने कंट्री के यूनिट यूज करेंगे, उनकी अपनी वे होगी एक्सप्लेन करने की, अपनी उनकी लोकल लैंग्वेज होगी, इनफैक्ट यूनिट भी होगी। सिमिलरली इंडिया का कोई साइंटिस्ट होगा तो ये अपने यूनिट में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो गाइज अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर अगर थियरीज को शेयर किया जाए, अगर एक बड़े विद्वान दूसरे स्कॉलर्स के साथ अगर कुछ कन्वर्सेशन करे और अपनी रिसर्च को उनको समझाने की कोशिश करे, तो शायद वो समझ ना पाए, ठीक है। हाँ ठीक है, थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ जाए, लेकिन न्यूमेरिकली उन चीज़ों को समझना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी यूनिट्स कुछ अलग है, इनकी यूनिट्स अलग है। पहले इनको अपने यूनिट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको अपने यूनिट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब एक दूसरे को वो गेट कर पाएंगे, ठीक है गाइज। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये डिफ़िकल्टी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स के बीच होती थी बहुत पहले के समय में, तो इसीलिए सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा यूनिट चलाई जाए जो हर कंट्री के लोगों के द्वारा वो एक्सेप्टेड हो, ताकि कंट्री के किसी भी एक कॉर्नर में या फिर पूरे वर्ल्ड के किसी एक कॉर्नर में अगर कोई चीज़ें रिसर्च में आ रही है तो फिर दूसरे कॉर्नर के लोग भी उस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे, और रिसर्च तब आगे बढ़ पाएगी। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनी थी और उसका नाम है गाइज CGPA। उसका क्या नाम है? CGPM। क्या नाम है गाइज? CGPM। क्लियर है? अब ये जो CGPM एक इंस्टीट्यूशन है गाइज, ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारते हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसमें लगभग हर कंट्री के, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके मेंबर होते हैं गाइज, ठीक है। कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं और कुछ टेम्पोररी भी होते हैं। तो ये जो CGPM की गाइज मीटिंग हमेशा होती रहती है, और टाइम टू टाइम इसमें कुछ ना कुछ यूनिट्स वगैरह में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, ठीक है।
मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 2K4 की मैं बात बताता हूँ गाइज। 2K4 में राइट एक्चुअली CGPM की एक मीटिंग हुई थी और उसमें एक हैलोजन ग्रुप जो होती है ना गाइज, हैलोजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पहले जब अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आप पढ़ते, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते, तो हैलोजेंस के जो नेमिंग होते, जैसे कि क्लोरीन की मैं बात करूं तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता था क्लोरो लिखा जाता था। लेकिन बाद में 2004 के मीटिंग में गई वो चीजें चेंज कर दी गई और चेंज करके वो ये बोला गया क्लोरिडो, ये चेंज कर दिया गया क्लोरिडो 2K4 के मीटिंग में, जो कि ये रिसेंट में हुई थी, हम लोग के समय में हुई थी, तो ये चीजें हमने देखा था। सो गाइस उसके बाद क्लोरिडो बोला जाता था और होपफुली आज के बच्चे आप लोग पढ़ोगे तो क्लोरिडो ही पढ़ोगे, क्लोरो तो कहीं आपको दिखेगा भी नहीं बुक में। तो गाइस ये छोटा सा एग्जाम्पल था कि कैसे CGPM क्या करती है, समय समय पर मीटिंग होल्ड करती है और मीटिंग करके और फिर चीज़ों को क्या करती है, चेंज कर सकती है वो अपने पूरे रिकमेंडेशन पे। अलग अलग कंट्री से बहुत सारे रिकमेंडेशन आती है कि चलो ये करना ज़्यादा बेटर होगा, ये सूटेबल ज़्यादा होगा, तो उसके बेसिस पर खैर। तो गाइस ये चीज़ें CGPM। अब बात होती है कि सर CGPM क्या है, ये फुल फॉर्म क्या है इसका, ठीक है। तो गाइस इसका जो फुल फॉर्म है बड़ा ही डेंजरस है। अगर मैं इसका फ्रेंच वर्जन लिख दूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर इसका इंग्लिश वर्जन लिख दूं तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो जो इसका इंग्लिश वर्जन है गाइज वो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ठीक है गाइज, ये इंग्लिश वर्जन है। हालांकि पूरा सीक्वेंस में ये चीजें नहीं मिलेंगी, अब G बाद में हो गया और C समझ रहे हो, ये चीजें हो गई। W कहीं ये वेट है और कहीं इसमें P का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक। तो खैर इससे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। CGPM का जो ओरिजिनल वर्जन है, ओरिजिनल जो इसका लिटरल जिससे वो चीजें बनी है गाइज, तो वो है दरअसल वो फ्रेंच नेम है और उसको लिखा जाए तो बड़ी ही अजीबोगरीब आपको दिखेगा। इसका नाम होता है कॉन्फ्रेंस का C लिया गया यहाँ पे, ठीक है गाइज, और जनरल का स्पेलिंग भी बड़ी खतरनाक सा होता है, देख सकते हो, ठीक है, जनरल ऐसे। उसके बाद डेस होता है यहाँ पे, डेस पॉइंट्स, ठीक है, एट मेजर। तो गाइज ये जो चीज है ना ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। अगर फ्रेंच की चीजों को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा CGPM, ठीक है। लेकिन इसका इंग्लिश पूरा का पूरा मतलब यही होता है गाइज, इंग्लिश मतलब यही होता है, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। क्लियर है गाइज। तो ये है CGPM। और गाइज CGPM ही डिसाइड करती है यूनिट क्या होता है और यूनिट कैसे चेंज करना है। और गाइज इसी के द्वारा अब जो सिस्टम चलाई गई है दैट इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ये भी आपको पता होगा, SI सिस्टम। अभी पढ़ेंगे गाइज, हम लोग आगे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, उस पर डिटेल करेंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट में ये CGPM ही इसका क्या करी थी, चेंजिंग लाई थी इन सब चीजों में, ठीक है। लास्ट जो ऐड किया गया था यूनिट, छठी जो फंडामेंटल यूनिट ऐड करी गई थी वो CGPM के रिकमेंडेशन पे ही, ठीक है, वही चीजें पूरे वर्ल्ड में चलाई गई थी। अब फिर बोलोगे सर SI सिस्टम का क्या होता है, फुल फॉर्म पढ़ेंगे गाइस, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सब पढ़ेंगे गाइस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसका अगर गाइस फिर आप बोलोगे सर आई पहले आ गया S बाद में आ गया, इसका फ्रेंच में कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, डेफिनेटली गाइस। इसका जो फ्रेंच नेम है गाइस वो नेम है थोड़ा सा खतरनाक, ठीक है, स्पेलिंग भी खतरनाक, सिस्टम देख सकते हो कि यहां क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल D यूनिट्स, ठीक है, आप देख सकते हो यहां से S आया, यहां से I आया, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स, क्लियर है गाइस। सो खैर ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर ज्यादा हमें बहस नहीं करनी है, बस आपको ये समझनी है कि हु डिसाइड्स यूनिट्स में आपको एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है CGPM,
ठीक है। एंड CGPM इज व्हाट, दिस इज द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। क्लियर है गाइज? तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी है। अब गाइज एक बात आई है यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे आपने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। गाइज ये एक चीजें हमें आगे चल के पढ़नी है, जस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया गाइज कि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं, राइट। तो होता ये था कि शुरू के जो यूनिट्स थे इतने पॉपुलर हो गए, हर कंट्री में इतना पॉपुलर हो गया कि SI सिस्टम आने के बावजूद भी वो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता था। ठीक है, तो गाइज उसकी भी अपनी एक सिस्टम है। वो सिस्टम कहाँ से बनी है, वो इंग्लैंड में उसका डिस्कवरी हुआ है या फिर फ्रांस में हुआ है, ठीक है, या कोई 2 देश या 3 देश मिलकर के उसको किया है। तो ये चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया का कोई भी उस तरह का यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है गाइज, तो उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में गाइज, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे CGS सिस्टम क्या होता है, FPS सिस्टम क्या होता है, MKS सिस्टम क्या है, MKSA सिस्टम क्या है गाइज, और साथ साथ SI सिस्टम को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।